ऐसा मुझे लगता है जी। दिनेश जी। वक्त के सिकंदर जो होते हैं ना, वो वक्त के सिकंदर ही होते हैं। जब तक वक्त आपको साथ देता है तो फिर आपको कोई नहीं पूछता, लेकिन जब वक्त का पहिया बुरे दौर में आ जाता है तो वहां पर इंदिरा गांधी भी चुनाव हार जाती हैं राजनारायण के हाथों। तो ये वक्त की बात है कि अभी किसके हाथ में सत्ता है और कल किसके हाथ में होगी। और आलोक जी, ये राष्ट्रभक्त जो हमारे बैठे हुए देश में बहुत सारे अफीम खा के, उनके तो मैसेज भी आते रहते हैं, हिंदू उद्योगपति पर हमला हो रहा है, भारत की अस्मिता पर चोट पहुंचाई जा रही है। इस हिंदू उद्योगपति को आगे बढ़ते देखकर भारत के शेर के ऊपर हमला किया जा रहा है, लेकिन शेर वापस अटैक करेगा। ऐसे ऐसे शब्द आजकल आ रहे हैं व्हाट्सएप पर, मुझे मैसेज के अंदर ट्रोल तो कर ही रहे हैं बहुत सारे लोग, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। पर ये अफीम खाए लोग कहाँ जागते हैं साहब। इन्हें इन्हें सुनना ही नहीं है, कुछ भी हो जाए। उनका कहना है कि जो बस ऊपर साहब ने कह दिया वो फाइनल है साहब। वो ऐसे ही फाइनल है जैसे कई बार बाबा राम रहीम कुछ बोल देंगे तो फाइनल है, फिर उसके चरणों में सब लेटे रहेंगे। पता है सबको बलात्कारी है वो, तो भी उसके चरणों में जाएंगे। आशाराम बापू, पता है बलात्कारी है, सजा याफ्ता है, तो भी उसके चरणों में पड़े रहेंगे। ऐसी अफीम खाई है, तो इनसे क्या उम्मीद करोगे। ये जो बाकी जो अफीम खा के बैठे हैं वो भी तो फिर वही करेंगे जो बाकी लोग कर रहे हैं। क्या उम्मीद कर सकते हैं। आफ्टर ऑल जितना भी कुछ हो जाए, यहाँ तो पाप ही पाप हो रहे हैं चारों साइड में। एक ये भी पाप हो गया तो क्या फर्क पड़ता है। आलोक जी। खैर, मैं इसको पाप और पुण्य की कैटेगरी में नहीं लाता हूँ, उसको लाना भी ठीक नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सरकार के सबसे एक चिर परिचित शैली है, कोई भी मुद्दा उठ जाए, अगर वो सरकार के खिलाफ है तो सरकार का जो शीर्षस्थ नेतृत्व है उस पर चुप्पी साध लेता है। अगर आप याद करिए, चाहे वो पहलू खान हो, चाहे वो लिंचिंग हो, चाहे वो रोहित वेमुला का मामला हो, चाहे कोई भी मामला हो, ये रिएक्शन तो आते ही। इवन आप कोरोना को भी ले लीजिए, कोरोना में भी रिएक्शन नहीं है। महामारी जब चालू हुई तो आप देखिए टॉप एकदम सब शांत है। तो सब कुछ शांत हो गया, गंगा में लाशें तैर गई, सब जगह फोटो छप गई, उसके बाद में भी सर्टिफिकेट उत्तर प्रदेश को दे दिया गया, बहुत अच्छे से नियंत्रण किया गया। विदेशी अपने जो इकोनॉमिक्स दिखाई थी, सबसे पहले यह है कि अगर इनकी तारीफ अगर छपती है तो यहाँ पर हर नेता ट्वीट करने लग जाता है, और जब अगर आलोचना कोई छप जाती है, इसको आलोचना कहे या ये कहे कि तथ्यों को जब सामने ला दिया जाता है जो जो प्रतिकूल होते हैं, तो ये सारे के सारे ये साजिश है, भारत को बदनाम करने की साजिश है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। अदानी वाले प्रकरण में दो चीजें समझनी पड़ेगी। पहला, अदानी का जो भी है उसमें रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत कम है। ये एक बड़े, मतलब कहना चाहिए इंस्टीट्यूशनल, इसको लूट या ऑर्गेनाइज्ड, इसको आप क्राइम कह सकते हैं, उस तरीके का फाइनेंशियल क्राइम कह सकते हैं, जिसमें बड़े इंस्टीट्यूशन शामिल हैं, एचएनआई शामिल। अब एचएनआई और बड़े इंस्टीट्यूशन के शामिल होने की वजह से जो एक मास जो इरोड होता है शेयर मार्केट का, सेंसेक्स का, निफ्टी का, मास इरोड केवल कुछ ही दिन हुआ है, उतना नहीं हो पा रहा है। आज भी शेयर को अगर देख लें, अगर वो इरोड भी हुआ, अगर एक अदानी की कंपनी में अगर लोअर सर्किट भी लगा है, तो ऐसा नहीं है कि शेयर मार्केट 60,000 से घट कर 40,000 पे आ गया। इस चीज को समझिए, 60,000 से 40,000 पर शेयर मार्केट सेंसेक्स नहीं आया है, ना निफ्टी नीचे गिर कर 4,000 और 5,000 पे आया है। इसका मतलब बड़े पैमाने पर जो हमारे जो रिटेलर इन्वेस्टर्स हैं, जो छोटा छोटा जो बैंकों में ब्याज दरें कम होने की वजह से जो शेयर मार्केट में म्यूचुअल फंड की तरफ चला गया है, अभी भी उसमें पैनिक नहीं आया। ये चीज एक हमको एक नोट करने वाली बात है। अब सवाल ये है कि क्या इससे इसका पॉलिटिकल, अभी जैसे विवेक जी ने भी बहुत अच्छा बात की थे कि इसका ये पॉलिटिकली इसका क्या फर्क पड़ेगा, पॉलिटिकल इकोनॉमी पे तो फर्क पड़ेगा, वो तो मेरा मानना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से लेकर सब पड़ेगा, सत्तारूढ़ पार्टी को इसमें झटका लगेगा, पैसे कम हो जाएंगे। क्योंकि अभी तक ये माना जाता है कि कोई भी सत्तारूढ़ पार्टी है, उसमें पैसे का जो एक इनफ्लो होता है ना, आउटफ्लो नहीं होता जल्दी से। उनको अगर चुनाव भी आता है तो वो फिर वो नया चंदा इकट्ठा किया जाता है चुनाव के लिए, पिछले नहीं निकाले जाते, पिछले गए तो गए। तो अब पिछले कहाँ गए वो तो सब है, हमारे स्वामी साहब ने भी बिल्कुल साफ किया कि पिछले कहाँ गए, कैसे गए, कहाँ 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 पहुंच गए वो।
वो एक अलग विषय है, जांच का विषय है, उसमें हम लोग नहीं बोलेंगे। लेकिन सरकार को क्या खतरा है? मेरी बात तो ये है, अगर कुछ दिनों के लिए वो चाह रही है कि आंधी आ रही है, आंधी आ रही है, निकल जाने दो, आंख बंद कर कर नीचे अपने, वो कहते हैं ना उसमें रेगिस्तान में अपना वो मुंह वो छुपा लेते हैं वो, तो वो तो मुंह छुपा लिए। 10 दिन 15 दिन के बाद में क्या, 20 दिन के बाद में क्या, कितने दिन, आज देखिए 24 जनवरी का मामला था, आज हम लोग जब बात कर रहे हैं तो आज 13 तारीख हो चुकी है। फाइनेंशियल मामले में इतनी ज्यादा मतलब गड़बड़ियां सामने आने के बाद में, शेल कंपनियों के सामने आने के बाद, क्या किसी जिम्मेदार आदमी ने कोई बयान दिया कि शेल कंपनी के खिलाफ हमने ये कार्रवाई की? कि अपनी कसीदे पढ़े इस मौके पे? नहीं पढ़े। ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह नोटबंदी के कसीदे नहीं पढ़ते, जिस तरह जीएसटी में इम्प्लीमेंटेशन की जो गड़बड़ियां होती है तो उसमें कसीदे नहीं पढ़ते कि हमने ये किया वो किया। अब सवाल है कि ये वक्त की गुजरने का इंतजार कर रहे हैं, ये आंधी है, आंधी कितने दिन तक चलेगी? अब दूसरी बात, अब सवाल ये है कि आंधी है या तूफान है, साइक्लोन है, अब ये समझना। अगर तूफान है तब तो उसमें तो बड़े बड़े पेड़ भी उखड़ जाते हैं, लेकिन आंधी है तो आंख बंद करके काम चल जाता है। आंख बंद कर लीजिए, आपकी आंखों में नहीं जाएगी, आंधी आएगी, थोड़े कपड़े को झाड़ लीजिए, निकल लीजिए। अब सवाल है कि कपड़े को झाड़ कर आप विधानसभा चुनाव में निकल पड़े। 9 विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण। और इसी पे आप बात करिए, कितना मिसमैनेजमेंट सब हुआ था। उत्तर प्रदेश का जो चुनाव हुआ था वो हुआ था हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पर, और उसके बाद में उस ध्रुवीकरण सरकार जब सत्ता में आई तो उसको ये कहा गया था कि ये नोटबंदी पे जनता की मोहर लगाएगी। नैरेटिव देखिए तो सर, ये आप ही इंतजार करिए, ये पार्टी प्रोपेगेंडा के मामले में जबरदस्त है, बहुत ही जबरदस्त है। आज तक वो बिल्कुल सही है, मैं तो यहाँ कहूंगा कि 70 सालों में ऐसी कोई पार्टी नहीं आई जो इतना जबरदस्त तरीके से प्रोपेगेंडा कर सकती है। अब G20 का ही प्रोपेगेंडा देख लीजिए, क्या कम है, क्या गुजरात से चालू हुआ था। तो सवाल है कि अभी ये पलट कर जवाब देगी। अदानी डूबे, अदानी का हाथ पकड़े, नहीं पकड़े, यहाँ महत्वपूर्ण ये है, अदानी को पूरी तरीके से नहीं छोड़ पाएंगे। विवेक जी से बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ, पूरी तरह से छोड़ना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन सवाल है कि सारा सारा तो फैमिली कंट्रोल्ड है अभी भी। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन को छोड़ दीजिए, HNI को छोड़ दीजिए, कुछ हद तक तो आप सरकार के दबाव को उनको नहीं है, जो विदेशों से भी तो पैसा लिया है, वहां का दबाव आप कैसे झेलेंगे? सब कुछ अगर वो बिकने लगेगा, सब सब अगर मार्केट में अपने सारी थैली उन्होंने खाली कर दी, तो आप क्या करेंगे? सारे शेयर निकाल कर जीरो कर लिया अपनी अपने बजट में, तो आप क्या करेंगे? कितने दिन तक बचा पाएंगे? लेकिन इसका पॉलिटिकली क्या फर्क पड़ेगा? मुझे नहीं लग रहा है कि सरकार ये सोच रही है कि बहुत ज्यादा पॉलिटिकली फर्क पड़ेगा, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स नहीं है, और बाकी ये मैनेज कर लेंगे। और मैनेज कैसे कर लेंगे, इसका प्रमाण ये है कि लोकसभा में राहुल जी ने कोई भी ऐसा शब्द नहीं कहा था कि जो गलत है, लेकिन संसदीय कार्रवाई से बाहर कर दिया। तो आप देखिए सार्वजनिक विमर्श और सत्तारूढ़ दल का रवैया क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है दिनेश जी। उसके बिना हम ये नहीं समझ सकते। अदानी भले डूबे, लेकिन ये सरकार के ऊपर डेंट आएगा, मुझे अभी तो नजर नहीं आता। जो घटनाएं हैं आने वाले 15 दिन के अंदर क्या होगा, उसके बाद ही एक सही निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है दिनेश जी। बिल्कुल। दर्शक मित्रों, ये थी एक सार्थक चर्चा कि क्या अब संभव है और क्या हो रहा है। संभावनाएं बहुत सारी हैं, समय के गर्भ में छुपी हुई हैं, अभी से कुछ कहना मुश्किल है। लेकिन दिन इतने आसान नहीं है, ना अडानी के लिए ना सरकार के लिए। चुनौतियां हैं, मुश्किल भरे दिन हैं। नहीं पता कि ये आंधी है या सुनामी है। सुनामी होगी तो फिर बहुत कुछ समेट कर ले जाएगी अपने साथ में। लेकिन कांड बड़ा है, अडानी गेट है ना, तो बड़ा ही होगा। मैग्नीट्यूड भी बड़ा है, आयाम बड़े हैं। इतनी जल्दी ये ठंडा नहीं होगा, ऐसा मैं सोचता हूं। हो सकता है मैं गलत भी हूं, लेकिन इसमें सरकार की भी परीक्षा है कि जो ये समझती है कि मैं हर चीज मैनेज कर सकती हूं अपने संसाधनों के आधार पर और अपने मैनिपुलेशंस के आधार पर। वक्त बताएगा कि संसाधन और मैनिपुलेशंस कितनी दूरी तय कर पाते हैं। और सत्य को, कहते हैं ना कि सत्य थोड़ा सा पीछे हट सकता है, लेकिन एक ना एक दिन तो सत्य सामने आता ही है। इन्हीं शब्दों के साथ लूंगा विदा। आलोक जी, विवेक जी, अखिल जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
आपने कीमती समय निकाला, इस चर्चा में जुड़े। आभार आप सबका।